हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता के इवनिंग क्लास में स्वागत है। इवनिंग के क्लास में हम लोग झारखंड से रिलेटेड टॉपिक को करते हैं, जिसपे कि प्रीवियस क्लास में हम लोग झारखंड में बौद्ध धर्म का प्रभाव, जैन धर्म के प्रभावों को हम लोगों ने देखा। साथ ही साथ वैदिक सभ्यता के बारे में देखा कि वैदिक सभ्यता के अंतर्गत झारखंड में कौन सा प्रभाव था। आज का जो हमारा क्लास है उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग झारखंड में अन्य राजवंशों का आगमन के संदर्भ में देखेंगे कि दूसरे जो राजवंश है वो जब झारखंड में आए तो और किन किन क्षेत्रों में उनका प्रभाव रहा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो लोकल जो राजवंश है झारखंड के उन लोगों के संदर्भ में देखेंगे। तो चलिए, झारखंड में अन्य राजवंशों का जब आगमन हुआ था तो सबसे हम लोग पहले जो बात करते हैं वो मगध साम्राज्य की बात की जाती है। जैसा कि हम सभी को पता है कि गौतम बुद्ध का अगर कार्यकाल के बारे में बात की जाए, गौतम बुद्ध के समय के बारे में बात की जाए तो 6वीं से लेकर 5वीं सदी तक के ईसवी पूर्व के जो महाजन पद थे उनकी जो स्थापना हुई थी वो उसमें गौतम बुद्ध के समय में हुई थी। और महाजन पद जो होते हैं उसे कहा जाता है, जो प्रशासनिक इकाइयाँ होती हैं, प्रशासन चलाने की जो इकाइयाँ उस समय थी उसे महाजन पद बोला जाता था। तो कितने महाजन पद थे? टोटल 16 महाजन पद थे। तो उसमें से जो सबसे शक्तिशाली महाजन पद की अगर बात की जाए तो मगध प्रदेश था, जिसे कि कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है। अब हम इसको थोड़ा आगे बढ़ाने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि 16 जो महाजन पद थे वे कौन कौन से थे तथा उनकी राजधानी क्या थी। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि वे कौन कौन सी प्रशासनिक इकाइयाँ उस समय में, यानी कि गौतम बुद्ध के समय 6वीं से 5वीं सदी में चल रही थी। तो सबसे पहला जो महाजन पद था वो था काशी, जिसकी राजधानी थी वाराणसी। कौशल, इसकी राजधानी श्रावस्ती। अंग, इसकी राजधानी चंपा। फोर्थ है चेदी, इसकी राजधानी थी शक्तिमती। फिफ्थ वत्स, इसकी राजधानी कौशाम्बी। सिक्स्थ का नाम था कुरु, इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। 7 पांचाल, इसकी राजधानी कंपिल। देखिए नाम से पता चल रहा है ना कि महाभारत के काल का समय जो राज्य था वही महाजनपद था उस। तो ये जितने भी 16 महाजनपद थे ये बहुत ही शक्तिशाली थे। तो उसमें से सबसे शक्तिशाली बात की जा रही है मगध की, जिसकी की राजधानी गिरिवज या राजगीर बताई गई है हमारा। उसके बाद जो राजधानी जो महाजनपद है वो है मत्स्य, जिसकी राजधानी थी विराटनगर। फिर सूरसेन, इसकी राजधानी थी मथुरा। अस्माक, इसकी राजधानी थी पैठान या पोटिल नाम से जाना जाता है। अवंती, इसकी राजधानी थी उज्जैन। गांधार, इसकी राजधानी थी तक्षशिला। कंबोज, इसकी राजधानी थी हाटक या राजपुर। वज्जी, इसकी राजधानी थी वैशाली। मल्ल, कुशीनगर या पावा। और सबसे लास्ट मगध, जिसे गिरिवज या राजगिरी बोला था। तो ये 16 क्या हो गए? 16 जो हो गए वो आपके हो गए महाजनपद। तो इसी महाजनपद में जो मगध प्रदेश था उसको झारखंड में कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है और झारखंड के कुछ भागों में कीकट नाम से संबोधित भी किया गया है। अब हम लोग देखते हैं मगध का जो विस्तार था वो कहाँ पे था। तो मगध का विस्तार के बारे में अगर बात की जाए तो गंगा नदी से उत्तर में जो गंगा नदी बहती है उससे लेकर पश्चिम में सोन नदी तक तथा दक्षिण में विंध्य की पहाड़ियों तक मगध क्षेत्र का विस्तार था। अर्थात झारखंड की पहाड़ी, पठारी तथा जंगल क्षेत्र मगध महाजनपद का हिस्सा था। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले लोहे की उपलब्धता से उत्तम हथियारों का निर्माण में सहयोग मिलता था, जिसके कारण मगध अन्य महाजनों से सफलता प्राप्त करने में उसे सहायता मिली। क्योंकि मगध में किस चीज़ की प्राप्ति बहुत ज़्यादा होती थी? लोहे के जो औजार, लोहे के जो हथियार थे वो मगध क्षेत्र में बहुत ही अधिक मात्रा में मिलती है। क्योंकि हम लोग जब झारखंड का देखते हैं, इसके असुरों की जनजातियों के बारे में देखेंगे तो सबसे जो प्राचीन असुर जनजाति है तो उनका कार्य ही था लोहा गलाना, यानी कि झारखंड क्षेत्र में लोहे की जो प्रचुरता थी बहुत ही अधिक थी। तो ये था मगध का क्षेत्र का बात, ठीक है।
उसके बाद हम लोग आ जाते हैं झारखंड में मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य का क्या क्या बात करता है, तो अर्थशास्त्र के संरक्षण और इतिहासकार राम शास्त्री जी थे, उनके अनुसार झारखंड क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था। ये झारखंड जो क्षेत्र है वो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनका शासन चल रहा था, और साथ ही वे परोक्ष तथा प्रत्यक्ष रूप से इस क्षेत्र में निवास करने वाली 8वीं जनजाति, तो मौर्य साम्राज्य में कौन सी जनजाति पाई जाती थी, 8वीं जनजाति, जिसका कि उल्लेख हम लोगों को अशोक के जो 13वें शिलालेख है उसमें 8वीं नाम देखने को मिलता है। और फिर एक और जो खगोल शास्त्री थे भंडारकर, उनके अनुसार उड़ीसा से बघेलखंड किसे बोला जा रहा है, छत्तीसगढ़ को, इसके मध्य का क्षेत्र, इसके अंतर्गत ही झारखंड का क्षेत्र भी स्थित था। अशोक ने 8वीं जो जनजाति थी, आटव जनजाति, उसमें अपने धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने अपने रक्षितों को भेजा था। और कौटिल्य की जो रचना है अर्थशास्त्र, इसमें झारखंड प्रदेश के लिए कुकुर या कुकुर देश का जो शब्द का प्रयोग किया गया है। और अर्थशास्त्र के अनुसार वनवासियों को नियंत्रित करने के लिए, मगध क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए 8वीं नाम के जो अधिकारी थे उनकी नियुक्ति की गई थी, और वे क्या करते थे, इन क्षेत्रों में देखरेख करते थे। साथ ही कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मगध एवं मौर्य साम्राज्य तथा दक्षिण भारत का जो व्यापारिक मार्ग था वो कहाँ से होकर गुजरता था, झारखंड क्षेत्र से होकर गुजरता था। और अर्थशास्त्र में इंद्रवाहक नदी से आपको हीरा प्राप्त होने की भी चर्चा हुई है। स्वर्णरेखा जो नदी है उससे सोने की प्राप्ति की खबर मिलती है। और अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि झारखंड के कौन से नदी से हीरा प्राप्ति के प्रमाण मिले हैं जो कि मौर्यकालीन समय के हैं, तो उस नदी का नाम क्या है, इंद्रवाहक नदी। और जो इंद्रवाहक नदी है ये 2 नदियों का मिलन था, ईब नदी और शंख नदी, ये भी पूछा जाता है और ये पूछा जाता रहेगा भी। फिर हम देखते हैं मौर्य काल में इसी क्षेत्र होकर बहुत सारे व्यावसायिक मार्ग गुजरे। बंगाल के तट पर जो मौर्यकालीन बंदरगाह था वहाँ पे ताम्रलिप्त की पाटलिपुत्र तथा गया वाराणसी के ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, जो कि ये प्रमाण देते हैं कि ये जो मार्ग था जिस पे व्यापार हो रहा था, तो ये झारखंड से होकर रघुनाथपुर, तेलकुप्पी, झरिया आदि स्थिति जो स्थान था वहाँ पर जाता था। और अर्थशास्त्र में ही मौर्यकालीन जो दक्षिणापथ मार्ग है उसका भी जो रास्ता है वो झारखंड से होकर ही गुजरता था, जो उत्तर भारत का दक्षिण भारत को जोड़ता था। उत्तर जैसे कि हम सभी को फिगर से पता है कि ये हो गया उत्तर दक्षिण और ये पूरब पश्चिम, तो वो जो दक्षिणापथ मार्ग था, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि दक्षिणापथ मार्ग किस रास्ते को जोड़ता था, तो वो नॉर्थ को साउथ से जोड़ता था, दक्षिणापथ मार्ग। तो यहाँ हो गया ये मौर्यकालीन जो साम्राज्य था वो झारखंड में आया, तो उसके बारे में। उसके बाद हम लोग थर्ड की ओर बढ़ते हैं, वो था उत्तर मौर्यकालीन साम्राज्य जो झारखंड क्षेत्र में आया, उसके बारे में। तो झारखंड क्षेत्र में उत्तर मौर्यकालीन शासकों में आपको इंडो ग्रीक, सीथियन, कुषाण तथा सिंहू मिलेंगे, जो कि एक रोमन सम्राट के लोग थे। उन लोगों के बारे में आप लोगों को जानकारी मिलेगी। और इन क्षेत्रों में रोमन साम्राज्य के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। और अगर बात की जाए चाईबासा का क्षेत्र, तो वो इंडो सीथियन तथा रांची से आपको कुशालकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। चाईबासा से प्राप्त हुए हैं इंडो सीथियन सिक्के, और रांची से आपको प्राप्त हुए हैं कुशालकालीन सिक्के। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि गुप्त वंश के जो शासक थे समुद्रगुप्त, तो उनके जो दरिवाड़ी कवि थे उनका नाम था हरिसेन। उनकी जो प्रस्तुति पत्र थी उसमें भी आपको छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए मुरंड देश का नाम देखने को आपको मिलेगा।
कि उन्होंने छोटा नागपुर जो क्षेत्र था उसके लिए मुरंड शब्द का प्रयोग किया था। हैनसांग के अनुसार समुद्रगुप्त के बाद शशांक पूरे झारखंड प्रदेश में अपना शासन किए, उन्होंने अपना आधिपत्य जो अपना था जमाया। उसके बाद शासन कालों के बारे में बात की जाए तो बौद्ध धर्म के जो नीति थे उसके विरोध में फिर हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ। जो शशांक थे वो शैव धर्म को मानने वाले थे। इसके कारण आपको जब शशांक आए तो आपको झारखंड का छोटा नागपुर क्षेत्र का दुलमी, तेलकुप्पी तथा पागबीराम में आपको शैव मंदिर के प्रमाण भी देखने को मिलेंगे। और फिर शशांक और समुद्रगुप्त फिर झारखंड के आसपास के क्षेत्रों पे आक्रमण करने लगे। फिर दूसरे देश के राजा, दूसरे देश के जो शासक थे वो आके आक्रमण करने लगे। तो उसमें अगर आप लोगों को बात की जाए तो गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल वंश, इस प्रकार के जो शासक थे वे आकर झारखंड में शासन करने लगे। तो इस जो अन्य राजवंशों का आगमन हुआ था उसमें आपको मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य और उत्तर साम्राज्य देखने को मिला। तो हम शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं कि मगध साम्राज्य का बात कौन सा हो रहा है, तो झारखंड के क्षेत्र को बोला जा रहा है। मगध में झारखंड को कीकट प्रदेश के नाम से बोला जाता है। सबसे शक्तिशाली कौन सा महाजनपद है, तो वो मगध है। वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, लोहा, क्योंकि लोहा गलाने का कार्य किया जाता था। मगध जो था वो क्यों शक्तिशाली बना था, क्योंकि यहाँ पे लोहे की प्रामाणिकता बहुत अधिक थी। मौर्य काल में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो 8वीं जनजाति पाई जाती है, जिसका कि उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में हम लोग को 8वीं जनजाति के नाम से मिला है। कौटिल्य की रचना थी अर्थशास्त्र, जिसमें झारखंड क्षेत्र के लिए कुकुड़ या कुकुड़ देश का प्रयोग किया गया है। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि झारखंड में किस नदी से हीरा की प्राप्ति हुई है, तो इंद्रवाहक नदी से हीरा की प्राप्ति का प्रमाण मिला है। जो इंद्रवाहक नदी है वो ईव और शंख नदी के मेल से है। ये हो गया मौर्यकालीन। उत्तर मौर्यकालीन की बात की जाए तो आपको रोमन सम्राट के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं, इंडो ग्रीक से, सीथियन से, कुषाण से और सिंहभूम से। और कुशालकालीन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो रांची से प्राप्त हुए हैं। फिर समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे, हरिसेन, जिसकी की प्रस्थिति थी उसमें उन्होंने छोटा नागपुर के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है, तो मुरंड देश का छोटा नागपुर वो झारखंड क्षेत्र को ही बोला जा रहा है। उस समय की बात है जब गुप्त वंश का उत्तर मौर्य काल का शासन चल रहा था। और अगर पूछा जाए कि शैव मंदिर का प्रमाण कहाँ से हुआ है, तो दुलमी, तेलकुप्पी, पागबीरा में, जहाँ के शासक कौन थे, शशांक। आई होप आपको आज की क्लास हेल्पफुल रहेगी। हम लोग फिर इसे MCQ के माध्यम से भी करने का कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में जो लोकल जैसे शासक थे, जैसे नागवंशी शासक हो गए, तो उसके बाद दूसरे जो शासक आ गए, तो उन लोगों के बारे में हम लोग फिर डिटेल्स में जानेंगे। मेरे क्लास में बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।